टैक्स से जुड़ी हर उलझनों को दूर करने के लिए लेकर हम हाजिर हैं आपका पसंदीदा शो टैक्स गुरु, जहां हम नियमों के दायरे में रहकर टैक्स बचाने के बेहतरीन तरीके आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और हमारे साथ हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली सर। आपको स्वागत है हमारे शो में। और हम और कोहली सर मिल करके कई सारे टिप्स आपको बताएंगे, तो कहीं जाइएगा नहीं अगले आधे घंटे तक, क्योंकि हम बताने वाले हैं कि पैन कार्ड के नए वर्जन से टैक्स पर क्या पड़ेगा असर, इसके लिए आपको क्या करना है। एचआरए क्लेम के लिए नकली रेंट रसीद देने वालों पर अब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की कड़ी नजर। और हाउसिंग सोसाइटी के रेनोवेशन कॉर्पस पर क्या लागू होगा जीएसटी, इन सारे मुद्दों पर बातचीत करेंगे। लेकिन इन दिनों सबसे बड़ा मुद्दा जो हर टैक्स पेयर्स के लिए एक जिज्ञासा का विषय बना हुआ है वो है पैन, जो सालों से दशकों से परमानेंट अकाउंट नंबर कार्ड यानी पैन कार्ड आप रखे रहते हैं, उसको लेकर सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। इसके दूसरे वर्जन को लॉन्च करने का फैसला लिया है, जिसको पैन 2.0 का नाम दिया गया है। अब सवाल ये उठता है कि पैन 2.0 क्या है और हमारे आपके लिए क्या लेना देना है इससे। क्या हमारे पास जो पैन है वो बदल जाएगा, क्या हमको नया पैन लेना पड़ेगा, इसके लिए आवेदन करना पड़ेगा, इसके लिए पैसे देने पड़ेंगे, इस तरह के तमाम सवाल उठ खड़े होते हैं। और फिर इतनी जद्दोजहद करने के बाद हमें मिलेगा क्या। तो कोहली साहब से बेहतर कौन हो सकता है समझाने के लिए। कोहली साहब, ये पैन 2.0 ये महज सरकारी योजना है कि टैक्स पेयर्स का इससे सीधा संबंध है? ज़्यादा तो मैं कहूँगा कि टेबल के उस पार सरकार का ज़्यादा संबंध है, क्योंकि सरकार को जो टैक्स की एडमिनिस्ट्रेशन है टैक्स पेयर्स की, उसमें आसानी होने वाली है। पैन कार्ड आपकी जेब में पहले से ही, जैसे आपने कहा, बहुत सालों से है। लक्ष्मण जान के शायद कुछ दर्शकों को नहीं पता, 78 करोड़ पैन कार्ड इशू हो चुके हैं और 73 लाख के करीब टैन इशू हो चुके हैं, जिसके जरिए कंपनीज या टैक्स डिडक्टर अपना टैक्स काटते हैं। कंपनी का एक तरह से आइडेंटिफिकेशन नंबर, कंपनी को टैक्स काटने के लिए रजिस्ट्रेशन एक तरह से कराना पड़ता है। 73 लाख के आसपास है और रिटर्न फाइल करने वाले 8-10 करोड़ हैं। तो अब ये जो नया पैन कार्ड प्रणाली आई है, इसमें पैन और टैन को इंटीग्रेट करके एक कॉमन आइडेंटिफायर प्लेटफॉर्म पर लाया गया है। किस लिए लाया गया है? जिससे कि बहुत सारे फायदे हों। और फायदों में क्या है? साइबर सिक्योरिटी है, पैन का डेटा ब्रीच ना हो, और सारी की सारी इन्फॉर्मेशन, उसके ऊपर एक QR कोड होगा। QR कोड देख के टैक्स पेयर की सारी इन्फॉर्मेशन उस पर दिखाई दे जाए। टैक्स पेयर ने लक्ष्मण जहाँ जहाँ ट्रांजैक्शंस किए हैं पैन से रिलेटेड, आप बैंक में 50,000 से ज़्यादा निकाला, 2 लाख से ज़्यादा का कैश परचेज किया, आपको याद होगा पैन जहाँ जहाँ देना होता है, वो सारी इन्फॉर्मेशन स्कैटर्ड रहती थी। अब वो एक जगह कोलेट होकर पहले भी रहती थी, पर अब ज़्यादा पुख्ता तरीके से वो कोलेट होकर रहेगी। और जिस QR कोड का जमा किया, मैंने देखा जब लक्ष्मण लोगों की जेबों में, झांक के नहीं, पर जब लोगों को पूछा तो 2-3 तरीके के, एक किसी के पास ब्लैक एंड वाइट पेन भी पड़े हुए हैं पुराने ज़माने के, जो बहुत पुराने इशू हुए थे। किसी के पास पैन कार्ड है जिसमें QR कोड नहीं है, जो 2017 से पहले वाले। जी। उसके बाद 2017 के बाद के पैन कार्ड है जिसमें QR कोड है। तो अब जब घोषणा हुई कि भाई QR कोड वाला है, तो लोगों ने अपनी जेब से जब निकाल के देखा कि हमारे में तो QR कोड पहले ही है। तो पहली बात तो ये स्पष्ट होनी चाहिए कि आपको कुछ भी करने की अभी फिलहाल जरूरत नहीं है। पहली बात ये है, आपके पास जो पैन कार्ड है, पैन नंबर में कोई बदलाव नहीं आने वाला है, पैन नंबर वही चलेगा। अगर कोई व्यक्ति, लक्ष्मण ये ध्यान देने वाली है, अगर कोई व्यक्ति अपने पैन कार्ड में कोई संशोधन कराना चाहता है, या आप यूं भी चाहते हैं कि भाई पैन 2.0 का मुझे एक नया कार्ड लें, कुछ लोगों को शौक होता है, नई नई चीज़ होती है, तो ही आपको एक ऑनलाइन आवेदन करके, आप 50 रुपये उसकी फीस होती है, जो नॉर्मल पैन कार्ड की वैसे भी होती है, वो आप पैन कार्ड नया मंगवा सकते हैं। पर नहीं भी कराना चाहते तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आपका पैन नंबर और पैन कार्ड बाकायदा वैलिड है। हालांकि इसमें एक साफ कर दूं कि अगर आप आवेदन करेंगे तो 50 रुपये तभी देने पड़ेंगे जब आपको फिजिकल कार्ड चाहिए। आवेदन के बाद अगर आप नया पैन 2.0 का कार्ड ऑनलाइन लेते हैं, कार्ड लेते हैं, तब आपको किसी भी तरह के पैसे देने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। लेकिन इससे हम फ़ायदे की बात करें, फ़ायदे से पहले एक सवाल और, कि जिनके पास बगैर QR कोड वाला पैन है, तो क्या उनको QR कोड वाला पैन लेना ज़रूरी है उनके लिए? बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। आप, जैसा कि आपने अभी बताया, अगर आप चाहते हैं कि आपके पास QR कोड वाला पैन हो, तो आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि अब ये बिजनेस आइडेंटिफायर बनने वाला है। तो क्या होता है, कई दफ़े किसी बिजनेस ने मान लीजिए अपना पैन कार्ड दिखाया और उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आ गई, तो वो आपके, अगर आपके पास QR कोड वाला पैन नहीं है तो वो सुविधा नहीं होगी। तो आप कार्ड जनरेट करके अपने पास रख सकते हैं। पर ज़्यादातर लोग, आप जब लक्ष्मण बता रहे थे, मैं सोच रहा था, ज़्यादातर लोग जाते हैं हाथ में छूने को मिले, तो ज़्यादातर लोग उसको की बजाय हार्ड कॉपी भी उसकी चाहेंगे। अगर जो लोग चाहेंगे वो उसको कर सकते हैं, पर बिना QR कोड वाला पैन भी वैलिड है, मतलब पैन नंबर से, अगर पैन नंबर आपका है। और लक्ष्मण, दूसरी बात, जिन लोगों के पास 2-2, 3-3 पैन थे, बहुत सारे लोग, हमारे पास सवाल भी आते थे, एक पैन पुराना एक नया, वो काफ़ी टाइम तक रखे भी बैठे रहते थे, हालांकि वो लीगल नहीं है।
अब ये प्रणाली उसको आसानी से ट्रैक कर लेगी और उन लोगों को सतर्क हो जाना चाहिए जो एक से ज़्यादा पैन रख के बैठे। एक और सवाल, आखिरी सवाल, कि कई लोगों के पास टैक्स गुरु में शिकायतें हैं कि हमको इनकम टैक्स का नोटिस आ गया, ये हमने तो कोई ट्रांजैक्शन किए नहीं थे, फिर पता चला कि हमारे पैन कार्ड की कॉपी किसी ने लगा दी किसी मोटे ट्रांजैक्शन में, तो वो अब नहीं हो पाएगा क्योंकि वेरिफिकेशन इजी हो पाएगा। जी हाँ, क्योंकि पैन को और इन्फॉर्मेशन से कोलेट कर दिया गया है और को रिलेट भी कर दिया गया है, तो अब किसी का पैन कोई और व्यक्ति यूज करना कठिन हो जाएगा। और अब पैन की जो पिल्फरेज होती थी लक्ष्मण, जो इन्फॉर्मेशन चोरी हो जाती थी, कई दफे पैन आपने कहीं पर डाला हुआ है और वहां से इन्फॉर्मेशन हो गई, वो भी अब और कठिन हो जाएगा क्योंकि उसमें बहुत सारे चेक्स एंड बैलेंसेस अब इस नई प्रणाली में ला दिए गए हैं। तो बिल्कुल ये पैन का पूरा 360 डिग्री विश्लेषण किया यहाँ पे कोहली साहब ने। तो अगर आप पैन 2.0 से कोई जानकारी लेना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन एक बात जोड़ दूँ चलते चलते कि अभी पैन 2.0 लागू नहीं हुआ है, इस सरकार ने फैसला लिया है। अब इसको लागू करने के लिए प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा है। जब प्रोजेक्ट तैयार होगा, नोटिफिकेशन आएगा, तो वो जानकारी फिर आपको सबसे पहले टैक्स गुरु में देखने को मिलेगा। अब शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। चलते हैं गाजियाबाद, जहाँ से आशुतोष कुमार जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आशुतोष जी नमस्कार। नमस्कार जी, लक्ष्मण जी, कोहली जी नमस्कार। जी नमस्कार। मेरा सवाल है, मेरे भाई के पास एक रेजिडेंशियल हाउस है जिसे वो अपनी बेटी को गिफ्ट करना चाहते हैं, पर क्योंकि मेरे भाई की जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो बहुत अच्छी नहीं है, तो वो चाहते हैं कि वो कुछ बेटी से पैसा ले लें। इस बारे में इनकम टैक्स क्या कहता है कि इस पे बताएं कुछ। जी, इसमें आशुतोष जी आपके भाई साहब जो बिटिया को देना चाहते हैं, और मान लीजिए मैं उदाहरण के तौर पे लेता हूँ, मान लीजिए मकान 1 करोड़ का है और वो उनसे चाह रहे हैं कि कुछ 10-20 लाख बिटिया दे दे, कुछ मैं एक उदाहरण के तौर पर ले रहा हूँ, तो बाकी का जो अमाउंट है आशुतोष जी वो फिर गिफ्ट माना जाएगा। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप अपने भाई साहब को कहें कि एक गिफ्ट डीड वो बनाएं जो कि उनकी वो साइन करें और उनकी बिटिया के नाम वो बताएं कि मैं आपको मकान देना चाहता हूँ, और हालांकि मैं गिफ्ट देना चाहता हूं पर बदले में मैं पूरा पैसा नहीं चाहता हूं, जो भी वो पैसा लेना चाहते हैं उतने पैसे का लेके बाकी का अमाउंट जो है वो गिफ्ट मान लिया जाएगा। जो वो पैसा लेंगे वो पार्ट कंसिडरेशन माना जाएगा और बाकी का गिफ्ट, और पिता और पुत्री के बीच में गिफ्ट टैक्स एप्लीकेबल आशुतोष जी नहीं होता है। चलिए, तो आशुतोष जी खुश रहिए, कहीं भी किसी भी तरह के टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये जो एक डीड बनाने के बाद के एक एहतियात के तौर पर आप रख लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। चलते हैं अहमदाबाद, जहाँ से तीर्थंकर दास जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दास साहब नमस्कार। नमस्कार सर, थैंक यू फॉर गिविंग मी चांस टू। आप हमसे संपर्क किए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बताएं क्या उलझन है आपकी? मेरी उलझन तो नहीं, एक क्वेरी है। वो है कि मैं 71 ईयर ओल्ड पेंशनर हूँ और मैं एक प्रॉपर्टी खरीदने का सोच रहा हूँ जिसकी कीमत 1 करोड़ और आसपास है। उतना पैसा मुझे बैंक से नहीं मिल रहा है, तो मेरी मदर और मेरी डॉटर ने बोला है कि हम विल गिव सम मनी टू यू, जैसे 25-25 लाख शायद वो देंगे। तो मेरा क्वेरी ये है कि वो पैसा लेने से मुझे टैक्स लायबिलिटी में क्या हो सकता है, और सपोज मैं परचेज नहीं करता हूँ और पैसा मेरे जॉइंट अकाउंट में ही रह जाता है, तो क्या हो सकता है? चलिए, इसमें सबसे पहली बात तो तीर्थंकर जी आप बहुत ही सौभाग्यशाली हैं, 71 साल के आप हैं और आपकी माँ आपको पैसा देने के लिए तैयार है, आपकी बेटी घर खरीदने के लिए पैसा देने के लिए तैयार है, तो ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन टैक्स क्या कहता है, कोहली साहब ज़्यादा बताएंगे। जी हाँ, इसी बात को, आपकी बात को ही लक्ष्मण आगे चलाते हुए आयकर ने भी सेक्शन 56(2) में जिन रिश्तेदारों की लिस्ट दी हुई है जिनसे आप पैसा ले सकते हैं, उनमें बाकायदा आपकी मदर और आपकी डॉटर दोनों इंक्लूडेड हैं। तो आप दास साहब पैसा लेके मकान लें या ना लें, जो भी आपकी मदर आपकी डॉटर आपके अकाउंट में डालेगी वो गिफ्ट माना जाएगा, ना उनको टैक्स लगेगा ना आपको टैक्स लगेगा। आप उससे मकान खरीद लें, अच्छी बात है, नहीं भी खरीदें तो भी कोई दिक्कत नहीं। एक गिफ्ट डीड उनसे साइन करा लीजिएगा अपने नाम की, एक स्टैम्प पेपर पर होती है, हम लोग 100 रुपये के स्टैम्प पेपर पे उसको बना देते हैं, जिसमें लिखा जाता है कि मैं आपको ये पैसा दे रही हूँ, आप उसका इस्तेमाल जैसा करना चाहें वैसे करें, जो भी आप उसमें लिखना चाहते हैं। एक सिंपल चिट्ठी भी चल जाती है वैसे तो, कोई मेल भी करवा सकते हैं, मेल भी करा सकते हैं, पर एक रिकॉर्ड पे कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन रखनी चाहिए। क्योंकि होता क्या है लक्ष्मण, ये में हम बार बार इसलिए कहते हैं कि कुछ सालों बाद फिर ट्रांजैक्शन याद नहीं रहता। तो मान लीजिए कोई क्वेरी आई तो आपको याद नहीं रहेगा और उसका कोई सपोर्ट भी नहीं होगा, और उस टाइम हो सकता है वो व्यक्ति कहीं दूर हो, अवेलेबल ना हो साइन करने के लिए। तो करके रखिए, खुशखबरी है आपके लिए, कोई दिक्कत नहीं, मकान ले या ना ले।
चलिए, किसी भी तरह के टैक्स की तरफ से कोई उलझन आपकी नहीं है, और मुझे लगता है कि आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा दास साहब। एकदम एकदम मिल गया। थैंक यू सो मच कोहली चलिए, साहब। थैंक यू सो मच हमसे संपर्क करने के लिए। चलते हैं अब नासिक, जहां से धीरज कलवानी जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। धीरज जी नमस्कार, क्या सवाल आपके पास? नमस्कार कोहली साहब, नमस्कार। नमस्कार धीरज जी, नमस्कार। मेरा सवाल है कि मेरा भाई है, अफ्रीका में जॉब करता है, 11 महीना वहाँ रहता है और 1 महीना इंडिया में आता है एनुअल लीव पर। जी। तो उसको जो वापस जो सैलरी मिलती है वो इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करके आता है उसके सेविंग अकाउंट में। तो जो सेविंग अकाउंट में आता है क्या वो टैक्सेबल रहेगा इंडिया के नॉर्म्स में? धीरज जी, एक रूल होता है इनकम टैक्स में, लक्ष्मण, बहुत ध्यान देने वाला रूल है और बड़ा अजीबोगरीब है। वैसे हम जनरली आपको याद होगा बताते हैं कि एनआरआईज जो होते हैं उनकी भारत में टैक्स नहीं लगती है, पर एक रूल आयकर में कहता है कि इनकम्स रिसीव्ड और डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया आर टैक्सेबल इन इंडिया। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर आप एनआरआई भी हैं, मतलब इसका इफेक्ट क्या होगा, परंतु आपकी वो आय भारत में हिट कर रही है, मतलब वो सैलरी इन्होंने कहा कि भारत में कन्वर्ट होके आ जाती है, तो फिर वो यहाँ पर टैक्सेबल हो जाएगी। भले ही वो यहाँ पर 1 महीने रहते हैं, भले ही वो एनआरआई हैं, 182 दिन से ज्यादा बाहर बिताते हैं, तब भी वो टैक्सेबल हो जाएगी, क्योंकि सैलरी यहाँ रही है। इस रूल के अंतर्गत के इनकम्स रिसीव्ड इन इंडिया और डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया आर टैक्सेबल इन इंडिया। अगर मान लिया जो अकाउंट में ना आए तो अगर वहां पे हाँ, वहीं आ रही है फिर कोई दिक्कत नहीं, पर क्योंकि इन्होंने कहा कि वो कन्वर्ट होकर भारत में आ जाती है। ये कह रहे टैक्स बचाने के लिए यहाँ पे ला रहे हैं। नहीं, कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं, कुछ लोग ऐसा करते हैं कि आपके जहां होम टाउन में, हम होम कंट्री में हम सैलरी दे दिया करेंगे, कुछ एम्प्लॉयर्स ऐसा कहते हैं। तो ये ध्यान रखना चाहिए सभी एनआरआईज को, इसीलिए पहले ये बहुत चलता था। अब ज्यादातर जो लोग बाहर विदेश में काम करते हैं वो लोग भारत में लक्ष्मण सैलरी इसी वजह से नहीं लेते। धीरज जी, कोई कंफ्यूजन? नहीं सर, कोई बात नहीं, चलो ठीक है। चलिए ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा, और कई सारे सवाल हमारे पास आ रहे हैं, लेकिन फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि एचआरए क्लेम के लिए नकली रेंट रसीद देना क्यों पड़ सकता है भारी। अब नहीं है बचने का कोई रास्ता। आखिर क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, बताऊंगा छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु, और हमारे साथ है जाने माने टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली साहब। कोहली साहब, लोगों के सवाल लें इससे पहले एक मुद्दा जो अक्सर लोग पूछते हैं और अक्सर लोग ऐसी गलती भी कर देते हैं, चूँकि दबाव होता है कि भाई टैक्स बचाना है, तो पुरानी परंपरा रही, कई लोग रेंट रिसीट दे देते हैं, रेंट रिसीट देंगे तो टैक्स बच जाएगा, और उसके लिए रेंट रिसीट मकान मालिक दिया ना दिया, एक रसीद बनाया, साइन किया, अब तो लोग स्टैम्प भी लगा कर दे देते थे। लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि इनकम टैक्स विभाग बड़ा सख्त हो गया इस पर। जी हाँ, बिल्कुल, ये हम समय समय पर इसके बारे में जिक्र करते रहे हैं, पर अब इसमें एक तड़का लगा है एआई का। अच्छा, एआई यहाँ भी पहुँच गया? जी हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, कि अब ऐसे मामलों को की तहकीकात करने के लिए, उनको ट्रेस करने के लिए भी एआई होगा, और 3-4 मैं मोटे मोटे पैमाने बता देता हूँ जहाँ पर एआई इस्तेमाल किया जाएगा। पहला, डेटाबेस एआई के माध्यम से कुछ रेंट एग्रीमेंट्स और प्रॉपर्टी टैक्स के डेटा को लक्ष्मण ढूंढ के देखा जाएगा कि कौन लोग हैं जो रेंट रिसीट्स इशू कर रहे हैं और जो उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरा, इसका इस्तेमाल किया जाएगा एरिया वाइज, क्योंकि आपने मान लीजिए रेंट रिसीट दे दी 50,000 की और उस इलाके में तो रेंट 20-25 हज़ार से ज़्यादा है ही नहीं, तो एआई ये ट्रैक करके बता देगा कि क्या ये रेंट रिसीट वाकई में जेन्युइन है या नहीं है। तीसरा तड़का लगेगा एआई में लैंग्वेज का। मान लीजिए किसी और लैंग्वेज में आपका रेंट एग्रीमेंट बना हुआ है, कोई रीजनल लैंग्वेज में, तो वो भी उसको ट्रैक करेगा कि इस रीजनल लैंग्वेज में बना हुआ है और आप इसको कहीं और जाके दे रहे हैं। और चौथा लगेगा ओनरशिप रिकॉर्ड्स। ओनरशिप रिकॉर्ड मतलब रजिस्ट्री ऑफिस से जो ओनरशिप रिकॉर्ड है, आपने तो दे दी रेंट रिसीट, पर आप तो उस प्रॉपर्टी के मालिक ही नहीं है, आपका उसमें कहीं नाम ही नहीं रजिस्ट्री ऑफिस में। तो ये 3-4 पैमानों पर अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो बड़ा खतरनाक हो गया। तो मुझे लग रहा है कि जो लोग अभी भी, हालांकि मुझे लगता है बहुत कम लोग रह गए होंगे, पर अभी भी अगर कुछ लोग रेंट रिसीट को ऐसे ही इशू कर देते हैं किसी के नाम की एचआरए को बचाने के लिए, तो वो सतर्क हो जाए, क्योंकि अगर आप पकड़े गए तो उसमें भारी भरकम जुर्माना लग सकता है। क्योंकि इसमें कई सारी चीज़ें हैं कि आप अक्सर होता है कि आप जहाँ रहते हैं वहाँ पे रेंट जितना आपका मैक्सिमम लिमिट है उतना का रेंट आपने दिखा दिया, वो आप नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि एआई पकड़ लेगा कि आप। जी हाँ, बिल्कुल, जैसा कि मैंने कहा, आपको डेटाबेस के माध्यम से, एरिया से, लैंग्वेज के माध्यम से, ओनरशिप के, ये 4 पैमानों पर उसको घेरा जाएगा, और अगर मान लीजिए चारों लग गए तो बचना मुझे लग रहा है बहुत मुश्किल। अच्छा, एक ही रेंट रसीद की कॉपी लाई और सब सारे एम्प्लॉय भरे जा रहे हैं, तो वो भी पकड़ने के चांसेस। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आपने तो मुझे लगता है कि
जो CNBC आवाज़ के दर्शक हैं, टैक्स गुरु के दर्शक हैं, वो अब ऐसी गलतियां नहीं करते हैं। फिर भी एहतियात के तौर पे बता दूं कि आप बच निकलने के चाहे कितने भी रास्ते निकाल लें, AI एक ऐसी चीज़ आई है कि अलग अलग जगहों से डेटा माइनिंग करके तुरंत में रेड अलर्ट कर देगा आपकी ऋण रसीद जो है असली है या नकली, और नकली हुए तो फिर तो बड़ा मुश्किल होगा। बिल्कुल, बहुत भारी भरकम इसके लिए जुर्माना है, आपका HRA ऐड बैक हो जाएगा और पेनल्टी भी आपको देनी पड़ेगी। तो बिल्कुल इस पेनल्टी से बचिए, और क्यों इस उलझन में पड़ना, इससे बहुत बड़ी बचत तो कुछ आप करने जा नहीं रहे। वैसे भी कानून के दायरे में रहकर टैक्स बचाएंगे तो हमेशा के लिए आप निश्चिंत रहेंगे। चलिए वापस से शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। चलते हैं कोलकाता, जहाँ से रंजीत मोहित्रा जी हमारे साथ फोन लाइन पर है। रंजीत जी बताएं क्या कहानी? नमस्कार 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 जी, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। सर मैं एक सवाल पूछ रहा है कि ये सेक्शन 115 BAC में the various airlines under section 10 will not be allowed, but एक राइडर है other than those notified। वो जो ये है ना, वही ट्रांसपोर्ट अलायंस के बारे में वो पूछ रहा है। जी एक्चुअली आई एम ए सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, आई एम गेटिंग ट्रांसपोर्ट अलायंस। मतलब ट्रांसपोर्ट अलायंस मतलब पर मीन्स घर से आता है ऑफिस, ऑफिस से घर से जाता है, 2 व्हीलर 4 व्हीलर जो भी है, तो 5400 पर मंथ मिलता है। तो मान लीजिए करीब 64,000 मिलता है। ये कि ये न्यू टैक्स रेजिम में टैक्स छूट है, ये न्यू टैक्स रेजिम में जो राइडर दिया गया अदर देन दोज नोटिफाइड बोल रहा है कि वो जो CBDT को जो सर्कुलर है 28 जून का, वो एक्चुअली सर्कुलर नंबर नहीं मिला। और ये टैक्स रेजिम न्यू टैक्स रेजिम में मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और जो मिलेगा तो 23-24 में जो मैं 3 सवाल है, 23-24 में जो फाइल ऑलरेडी हम कर लिया, वो फॉर्म 16 पार्ट B में हम रिवाइज करके हम फाइल कर सकते हैं अभी। तो पहला सवाल कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा तो रंजीत जी पहला तो सवाल ये है कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा। देखिए न्यू रेजिम तो लाई ही इसी मंशा से गई थी, और अब लक्ष्मण आपको पता होगा न्यू रेजिम में स्टैंडर्ड डिडक्शन भी आ गया, पहले नहीं था। और जब लोगों ने बार बार मांग करी कि हमारे जो बेसिक खर्चे होते हैं कम से कम उसको कवर किया जाए, इसी के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन लाया जाए, तो न्यू रेजिम में कोई भी अलाउंस रंजीत जी नहीं मिलेगा। भले ही आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं, वो नहीं मिलेगा। हाँ, एक शर्त पे एक अलाउंस मिलता है जिसको हम प्योर रीइंबर्समेंट कहते हैं। प्योर रीइंबर्समेंट का मतलब है कि आपने कंपनी के अपने एम्प्लॉयर के बिहाफ पे खर्च किया और उसका आपने रीइंबर्समेंट क्लेम कर लिया, यानी कि कंपनी के लिए खर्च किया, कंपनी ने आपको, उसको फिर अलाउंस नहीं कहा जाता, वो रीइंबर्समेंट होता है। तो कोई भी अलाउंस इसमें सिवाय स्टैंडर्ड डिडक्शन के न्यू रजीम में रंजीत जी अनफॉर्चुनेटली नहीं मिलेगा। तो आपका जो दूसरा सवाल है वो वैसे रिडंडेंट हो जाता है कि 23-24 के फॉर्म 16 को हम ये करें या उसको हम रिवाइज करें, तो उसमें अलाउंस हमें अफसोस है इसका बताते हुए कि वो नहीं मिलेगा। रंजीत जी कोई और सवाल पूछना चाहते हैं, कंफ्यूजन इससे जुड़ा हुआ? सर हाँ। पिछले जो मुकेश पटेल सर जो बोला है, जो उधर जो 115 जो सेक्शन 10-14 में जी जो राइडर जो है एक अदर देन दोज नोटिफाइड, मुकेश पटेल साहब पिछले बारे में कहा था, वो एक राइडर है। आपका ये नोटिफाइड है कि नहीं नोटिफाइड है, ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। आपका जो कन्वेंस अलाउंस है, मतलब वो जो CBDT जो सर्कुलर है, मुकेश पटेल सर बोला है 28 जून 2020 मैं समझ गया। आप सुन लीजिए रंजीत जी, तो इसमें अगर वो नोटिफाइड है, सेंट्रल गवर्नमेंट का स्पेसिफिकली सर्कुलर आया हुआ है 673, जो भी आप सर्कुलर का नाम बता रहे हैं, तो फिर तो सर्कुलर के अगेंस्ट तो बहुत स्पेसिफिक हो जाता है। जनरली कोई अलाउंस नहीं मिलता है। मुझे नहीं पता आपका इनका लक्ष्मण ये नहीं पता लग पा रहा कि किस प्रकार कौन से नोटिफिकेशन की बात कर रहे हैं, कौन सा, पर अगर सर्कुलर के अगेंस्ट है तो लाजमी बात है मिलेगा, पर अगर सर्कुलर में कवर नहीं हो रहा है, यानी कि अगर वो नोटिफाइड है, जनरली जो कन्वेंस अलाउंस लक्ष्मण होता क्या है कि कन्वेंस अलाउंस आपको अलाउड नहीं है, न्यू रेजिम में हम लोग बार बार बात करते हैं। अगर नोटिफाइड है तो मिल जाएगा। अब ये आपको चेक करना पड़ेगा आपके जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयमेंट रूल्स हैं उसमें वो नोटिफिकेशन में क्या दिखा रहा है। हालांकि इसमें मुझे लगता है कि मुकेश पटेल साहब के साथ जो शो में चर्चा हुई थी वो ये था कि हॉस्पिटल रिम्बर्समेंट उसमें ही मिलेगा आपको जो हॉस्पिटल इनकम टैक्स की तरफ से नोटिफाई किए गए, उनको नाम मिलता। मैंने इसीलिए कहा कि अगर स्पेसिफिक है तो वो मिलेगा, वैसा अगर कुछ प्रावधान है तो फिर आप इसका क्लेम कर सकते हैं। वैसे इन जनरल इस बात की छूट या इसके एवज में आपको रिम्बर्समेंट नहीं मिलता है। चलिए अब चलते हैं मुंबई, जहां से महादेवन जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। महादेवन जी नमस्कार। नमस्कार लक्ष्मण जी, नमस्कार सर तोली साहब, राम राम जी। नमस्कार। सर ऐसा है
मैं ये आपका प्रोग्राम जो है सर बहुत बढ़िया प्रोग्राम है। इट इज सपोज प्रोग्राम ऑफ CNBC आवाज। मैं बता बहुत बड़े, मैं कई सालों से देख रहा हूँ ये प्रोग्राम, बहुत बढ़िया लगा। मैं इनफैक्ट हर एक सैटरडे और संडे जो है ये देखता ही रहता हूँ इसका। बहुत बढ़िया प्रोग्राम, बहुत अच्छा लगा हौसला बढ़ाने के लिए। प्लीज एक्सेप्ट माय कॉम्प्लीमेंट सर, प्लीज। थैंक यू सो मच। मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरा सोसाइटी जो है, हाउसिंग सोसाइटी जो है मुंबई में, वो हम लोगों से जो है हर एक मेंबर से 2 से 3 लाख रुपए जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर, जैसा मेजर बिल्डिंग स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स वगैरह जो है, या आपका जो लिफ्ट का जो मेंटेनेंस वगैरह जो है, रिपेयर्स वगैरह जो है, उसके लिए कलेक्ट करने वाले साहब। ये जो कलेक्ट कर रहे हैं हमारे सोसाइटी वाले, ये क्या इसमें GST लगेगा क्या? नॉर्मली क्या होता है, ऐसी कलेक्शन में एक डिपॉजिट कर दिया जाता है, या तो उसको सीधा इस्तेमाल कर लिया जाता है, और अगर नॉन रिफंडेबल आप जमा कर रहे हैं, कई बार क्या होता है रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में लिया जाता है, और उससे जो बाकी मेंटेनेंस है, लिफ्ट की रिपेयर है, लिफ्ट की रिप्लेसमेंट है। पर अगर ये नॉन रिप्लेसेबल, नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट है तो इसके ऊपर GST लगेगा, क्योंकि रूल ये कहता है कि 7,500 से ज़्यादा आपने जब सोसाइटी को कंट्रीब्यूट किया है तो उस पर GST लगेगा। पहले भी कई दफ़े हमारे पास ये सोसाइटी से रिलेटेड सवाल आते हैं, तो इस पर GST मेरे जितने आपने फैक्ट्स बताए हैं उसके हिसाब से लगेगा, क्योंकि अल्टीमेटली ये आपका कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी के खर्चों के लिए। जी, तो कोई कंफ्यूजन तो नहीं है महादेव? सर दूसरा एक इसी के साथ जुड़ा हुआ सवाल है सर। हमारा सोसाइटी जो है इंटरेस्ट फ्री डिपॉजिट हर एक मेंबर से ले रहा है, ताकि इंटरेस्ट जो है सोसाइटी को जो मिलेगा इंटरेस्ट, उससे जो है पूरा मेंटेनेंस चार्जेस जो है वो निकाल लेंगे उसके अंदर से। क्या इसमें भी GST लगेगा क्या? बिल्कुल, देखिए ऐसा आपको मैंने इनके मुंह की बात छीन ली। मैं ये कहना ही चाहते थे कि इंटरेस्ट फ्री डिपॉजिट जब आप सोसाइटी में करेंगे तो उसमें फिर GST लगेगा। अगर रिफंडेबल डिपॉजिट होता है, महादेवन जी ध्यान दीजिएगा, तो फिर GST नहीं लगेगा। पर क्योंकि ये नॉन रिफंडेबल है, इसके ब्याज से वो लोग मेंटेनेंस का खर्चा चला रहे हैं, तो फिर GST इस पे लगेगा। इस पे बड़ा स्पष्ट कानून आ चुका है। 7,500 रुपए से ऊपर अगर अमाउंट है तो बिल्कुल यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब चलते हैं सीधे लुधियाना, जहाँ से राजीव कुमार शर्मा जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शर्मा साहब बताएं, क्या सवाल आपके पास? सर नमस्कार जी। सर लक्ष्मण सर नमस्कार, कोहली सर नमस्कार जी। नमस्कार सर। मेरा सवाल है कि मैंने इस साल जो रिटर्न भरा था जी, उसमें सर मेरे को कुछ एरर मिला था फाइनेंशियल ईयर 21-22 का जी, और मैंने फॉर्म 10 नहीं जमा करवाया। तो उसमें सर जब मैंने अपनी टोटल इनकम डिक्लेयर की तो मैंने ओल्ड रजीम से डिक्लेयर कर दी, और उसको डिक्लेयर करते वक्त सर मैंने 1.5 लाख रुपया और 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन का 24 रुपया प्रोफेशनल टैक्स का माइनस कर दिया। तो सर वो बन गई थी 5,11,000 रुपया जी। और सर मैंने उसमें एरियर डाल दिया 3,63,000 का था। सर टोटल पैसा बन गया था 8,75,000। तो सर इस पे जो मैंने टैक्स कैलकुलेट किया था एज पर ओल्ड रजीम वो था 91,000, लेकिन इनके सिस्टम ने जब ऑटोमेटिक कैलकुलेशन की सॉफ्टवेयर ने, उसने बना दिया 44,000। अब सर हुआ ऐसे कि इन्होंने मेरा जो फॉर्म 10 ही प्रोसेस कर दिया न्यू टैक्स रजीम से, और मैंने रिटर्न जब एक्चुअल फाइल की वो भी मैंने ओल्ड से की। तो सर इंस्टेड ऑफ गेटिंग सम रिलीफ आई एम गेटिंग डिमांड नोटिस सर। तो मेरा क्वेश्चन है कि 10 ही मैंने बोला कि मेरा 10 ही प्रोसेस करिए आप ओल्ड से, इन्होंने नए से कर दिया, रिलीफ भी नए से कर दिया, और मैंने सर रिटर्न भी ओल्ड सिस्टम से बनी जी। तो इस पे राजीव जी आप ऑप्शन है? जी राजीव जी, इसमें आप ये कर सकते हैं, आप सेक्शन 154 में या तो रेक्टिफिकेशन की एप्लीकेशन लगा सकते हैं, या आप ग्रीवियंस में आप एक ग्रीवियंस भी लॉन्च कर सकते हैं। ये 2 ऑप्शन है। अगर मान लीजिए दोनों ऑप्शन नहीं होते किसी वजह से, हालांकि इसमें मुझे पूरा यकीन हो जाएंगे, तो आपके पास अपील का ऑप्शन भी खड़ा है। बड़ा आराम से ये मिस्टेक आपकी ठीक हो जाएगी। आपको बिल्कुल भी लक्ष्मण ये पंजाब से हैं, चिंता करने की लोड़ नहीं है। बिल्कुल चिंता करने की लोड़ आपको बिल्कुल लेने की जरूरत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में जुड़ने के लिए, और कोहली साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस शो में आकर सभी सवालों का जवाब बेहद आसान भाषा में देने के लिए। टैक्स गुरु में फिलहाल इतना ही, और आपके पास कोई भी सवाल हो तो आप हमें लिख भेजिए tax@moneycontrol.com पर। देखते रहिए CNBC आवाज। नमस्कार।